Hello friends, welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. Today is 13th June 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आप हमारे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ फॉर्मेट आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग इन द लिंक बिलो और जस्ट टाइप www.inspirationis.org. Along with that, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel for such other contents, as well as you can also follow our Telegram channel जहां पर हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल्स अपलोडेड है, जहां पर आपके यूपीएससी या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट. अल्टरनेटिवली वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फाउंडेशन बैचेस. 15 जून से ये हमारे जो सेशन चालू हो रहे हैं. So if you want to prepare for the 2024 civil services preparations for the UPSC or any state PCS, आप हमारे इन नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. नेक्स्ट, those students who are going to appear for APSC means, then उनके लिए हम लोगों ने फिर से आपके अनुशीलन बैच 2 स्टार्ट किया है टेस्ट सीरीज का, जिसमें ऑलमोस्ट 13 टेस्ट है. फॉर रजिस्ट्रेशन यू कैन कॉल इन दिस नंबर. शेड्यूल आपके सामने है. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डेली न्यूज एनालिसिस. आज हमारा पहला न्यूज है साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय से रिलेटेड. तो बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर. ठीक है, तो सबसे पहले डिजास्टर. बिपरजॉय का मतलब होता है, ये नाम जो है इसको बांग्लादेश ने दिया है, बांग्लादेश. और जैसे आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि इट इज गोइंग टू मतलब लैंडफॉल एट द गुजरात कोस्ट. गुजरात के कोस्ट पर ये लैंडफॉल होगा. ये यूनिक है बिकॉज दिस साइक्लोन हैज बीन जनरेटेड इन द अरेबियन सी. ये अनकॉमन तो नहीं है बट बहुत कम साइक्लोन जनरेट होते हैं आमतौर पे अरेबियन सी में, और वो भी जनरेट होके इंडिया की तरफ में आना वो थोड़ा और अनकॉमन होता है. मतलब बहुत कम ऐसे साइक्लोन होते हैं जो अरेबियन सी में जनरेट होके आप हमारे इंडिया की तरफ में आते हैं. नॉर्मली दे यूज्ड टू शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्टर्न साइड, बट इट इज यूनिक. तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है साइक्लोन बिपर जो है लाइव अपडेट्स. पीएम मोदी होल्ड रिव्यू मीटिंग. एनडीआरएफ डिप्लॉय 5 टीम्स इन मुंबई एंड 4 मोर इन गुजरात. तो गुजरात इज गोइंग टू सी ऑन 15th को शायद वो लैंडफॉल होगा वहां पर. अभी इसकी थोड़ी सीवियरिटी कम हो गई है. तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज अपडेट देखते हैं क्या है, कैसे है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. So news ये, according to IMD, Indian Meteorological Department, Biparjoy is very likely to make landfalls at some points between Mandvi in Gujarat and Karachi in Pakistan with a maximum sustained wind speed of 125 to 135 km per hour, gusting to 150 km per hour. ठीक है, तो ये जो आपका स्पीड जो है ये इंडिकेट करता है सिवियरिटी ऑफ द साइक्लोन्स. ठीक है, हम अभी नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे आखिर ये साइक्लोन की सिवियरिटी के हिसाब से उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी होते हैं. तो ये वो न्यूज है, ये आपको दिख रहा होगा. दिस इज द एक्चुअली साइक्लोन बिपरजॉय एंड इट इज गोइंग टू स्ट्राइक इन दिस रीजन. ये हमारे गुजरात का जो रीजन है मांडवी एंड दिस वन, यहाँ पर अलॉन्ग विद पाकिस्तान के कुछ कोस्ट में भी हो सकता है इसका अटैक. सो अकॉर्डिंग टू द स्पीड इनकी सिवियरिटी अलग अलग होती है. जैसे कि अगर देखिए यहाँ पर सुपर साइक्लोन स्टॉर्म क्या होता है, उसका जो स्पीड लगभग 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए. उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन इट इज 166 टू 20 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर पर आवर. वेरी सीवियर साइक्लोन इट इज अराउंड 118 टू 165 किलोमीटर पर आवर. तो ये आप कह सकते हो ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर में डाला गया है. धीरे धीरे ये थोड़ा स्पीड इसकी और कम हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर कैटेगरी के अंदर भी आ सकता है. ठीक है, तो दिस इज केटी मींस नॉट्स. ठीक है, एंड अगर थोड़ा और कम होता है तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, फिर डीप डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन से आपका 31 से 50 किलोमीटर. दिस स्लाइड इज बिट इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस. ये किसी भी स्टेट के अगर प्रीलिम्स में आप बैठते हो तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको शायद पूछ सकता है सब. नेक्स्ट, थोड़ा अगर साइक्लोनिक फॉर्मेशंस के बारे में समझा जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ वेदर फेनोमेना व्हिच इज फॉर्म्ड ओनली ओवर वार्म ओशन वाटर नियर द इक्वेटर. तो इक्वेटर के पास ही जनरली ये साइक्लोन बनते हैं, इसलिए आप आसपास देखिएगा इंडिया या इंडियन के इक्वेटर के रीजन में ये लगभग ये फॉर्म होते हैं. इक्वेटर के मतलब इक्वेटर से नजदीक, इक्वेटर पर नहीं, इक्वेटर के नजदीक. नॉर्मली ये हमेशा वार्म जो ओशंस होते हैं वहां से ये हीट लेते हैं और दिस यूज्ड टू फॉर्म द साइक्लोन. ऐसा जनरली होता क्या है कि normally water evaporates from the ocean surface and comes into contact with the mass of cloud air forming cloud. देखिए ये जो वार्म ओशन करेंट्स है, वार्म ओशन है, यहाँ से इवेपोरेशंस होता है. ठीक है, और जैसे ही ये वार्म जो एयर जो होते हैं, वार्म एयर ऊपर उठते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ दिस क्लाउड्स एंड ऑल.
एंड आफ्टर दैट एक कॉलम ऑफ लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एयर यूज टू कम इन दिस रीजन, और फिर इससे क्या होता है, ये जो कंटिन्यूअस साइकिल होता है मेंटेन होता रहता है, एंड दिस लेड टू यहाँ पर एक आई जनरेट होता है डिप्रेशन का। एंड एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई वीकेंस, द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो स्पीड जो इसके अगल बगल होती है बहुत तेज घूमते हैं सब। So warm moist air rises up away from the ocean surface, creating an area of low pressure at the center, and it causes the air from surrounding areas with high pressure to move towards the low pressure area. तो high pressure area से low pressure area में यहाँ पर air move करते हैं, they used to rises here. ठीक है, and this leads to warming of the air and cause it to rise above. जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, the waters in the air form cloud, वो cloud बना लेती है, and this complete system of cloud and wind spins and grow along with ocean heats. ठीक है, and as the wind rotates speed increases and eye gets formed in the middle. बीच का जो होता है आई होता है, ध्यान रखिएगा, बीच का जो आई जो साइक्लोन के बीच का जो रीजन होता है वो क्लियर होता है, वहां पर कुछ बारिश वगैरह कुछ नहीं होती, जबकि इस रीजन में बारिश होती है। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड साइक्लोन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी के जो सेक्शन साइक्लोजेनेसिस में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थोड़ा समझा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज वेरी काम, जैसे हमने कहा कि जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है बहुत काम एरिया होता है, एंड क्लियर विथ वेरी लो एयर प्रेशर्स, एंड द एवरेज स्पीड इज ऑलमोस्ट अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर। They develop over oceans and sea only, and they move from east to west under the influence of the trade winds. ध्यान रखिएगा, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में मूव करते हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को मालूम होगा, जो जितने भी हमारे जो इंडियन ओशन जो ये आपका रीजन है, यहाँ पर ओडिशा और बाकी सारे रीजन, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा बनते हैं ये एक साइक्लोन, और दे यूज टू मूव टुवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये हमारे इंडिया की तरफ में मूव करते हैं, तो इसलिए तमिलनाडु ओडिशा इस तरफ में ज्यादा होता है। जबकि यहाँ जो अरेबियन सी में बनने का रीजंस बन तो सकता है बहुत कम अभी, क्योंकि थोड़ा सा आपके जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी यहाँ पर साइक्लोन बन रहे हैं, बट दे डोंट मूव टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स, दे रादर मूव टुवर्ड वेस्टवर्ड, इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बट दिस इज यूनिक, बिपरजॉय इज यूनिक। They develop over ocean and sea only, and they move from east to west under the influence of the trade winds, and they are seasonal in nature. नेक्स्ट थोड़ा और देखा जाए, अच्छा नेमिंग देखिए, आमतौर पे जितने भी करीब 16 कंट्रीज है, 16 रीजन्स बेसिकली अगर बोला जाए, वो लोग इसको नाम देते हैं, हर कोई नाम देता है, और वो उस नाम उस कैटेगरी के सेगमेंट वाइज, मतलब अपने टर्न के हिसाब से वो नाम उस साइक्लोन को दे दिया जाता है। Bipperjoy was suggested by Bangladesh, and the naming of cyclone is done by countries on a rotational basis, following 6 certain existing guidelines. Worldwide there are 6 regional specialized meteorological center, जिसको RSMCs बोला जाता है, and 5 regional tropical cyclone warning center mandated for issuing advisory and naming of tropical cyclone. इनके जिम्मे ही है ये tropical cyclone का नाम देना। दूसरा अगर देखा जाए तो IMD be one of the 6 RSMCs to provide tropical cyclone and storm surge advisory to under the WMO Economic and Social Commissions for Asia Pacific (ESCAP). And WMO ESCAP is an intergovernmental regional body jointly established by the World Meteorological Organizations and the United Nations Economic and Social Commissions for Asia Pacific region in 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एंड इसके 13 कंट्रीज है एज इट्स मेंबर, और 13 कंट्रीज जो है कौन कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। तो इस रीजन के लिए ये सब सारे 13 कंट्रीज हैं, और यही 13 कंट्रीज ये नाम देते हैं। They contribute to a set of names which are assigned sequentially whenever a cyclone storm develops। ठीक है, and the list of 169 cyclones जो 13 लगभग 13 names देते हैं पर, and the names released by IMD in 2020 are provided by these 13 countries such for each of 13 countries। ठीक है, and so the tropical cyclone forming over different oceans basins are named by the concerned RMSMCS and TCWS। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा। तो आप समझ लीजिए 13 कंट्रीज है, हर कंट्री 13 नाम देता है, तो लगभग 160 नेम्स हो गया, और अल्टरनेटिवली इस नाम को अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है सीक्वेंस वाइज, वो अलग अलग जो भी साइक्लोन जनरेट होगा उस नाम को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, जैसे मैंने कहा अरेबियन सी में बहुत ही अनकॉमन नहीं है अभी साइक्लोन जनरेट करना, धीरे धीरे साइक्लोन वहां भी जनरेट हो रहे हैं, बट दे आर ऑल ड्यू टू द मींस एनवायरमेंटल कंडीशंस। So there are fewer number of cyclones in the Arabian Sea than the Bay of Bengal, but it is not uncommon. In fact,
June is one of the favorable months for the formation of cyclones in the Arabian Sea. Bay of Bengal is slightly warmer, hence we see greater number of cyclones in the Bay of Bengal compared to the Arabian Sea. And however, due to climate change, the Arabian Sea side is also getting warmer, and as a result, the number of cyclones in the Arabian Sea is showing an increasing trend. Okay. Or cyclone develop in Arabian Sea and Indian coast. Cyclone in the Arabian Sea usually do not move towards the Indian coast. More than 75% of all Arabian Sea cyclones move northward or northwestward. Some of them dissipates their energy over the sea itself. कुछ लोग तो sea में ही खत्म हो जाते हैं. And only a small number of them, less than 25%, move northeast, mainly towards the Gujarat coast. ठीक है. So they are not uncommon, but recent climatic conditions के चलते, इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते आज भी अरेबियन सी में भी वो साइक्लोन जनरेट होना शुरू हो गया. तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज यू कैन गेट दिस पॉइंट इन योर प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशंस. गेट इट? तो दिस इज रिलेटेड टू द साइक्लोन बिपरजॉय. बिपरजॉय मींस डिजास्टर एंड दिस नेम वाज गिवन बाय बांग्लादेश. So we should move towards our next topic, that is the Y9DZ electronic warfare aircraft. रिसेंटली न्यूज ये है कि जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, मतलब JASDF, उन्होंने इंटरसेप्ट किया है चाइना की Y9DZ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट. बेसिकली ये एक तरह का, जैसे हमारा नेत्रा है ना, इंडिया का जो नेत्रा है, अवाक सिस्टम, अर्ली वार्निंग और अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है, वैसा ही कुछ ये भी है, बट ये थोड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग अलॉन्ग विद द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी ये जहाज यूज होती है. ठीक है. क्या है थोड़ा यूनिक, इसको समझते हैं. रिसेंटली अगर बोला जाए Y9DZ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के बारे में, तो इट इज डेवलप्ड बाय चाइना and versions of Y9 aircraft, and it is a medium size tactical transport aircraft manufactured by the Shaanxi Aircraft Company. ठीक है, Shaanxi Aircraft Company ने बनाया, चाइना की है, ऑब्वियस सी बात है. And Y9DZ was initially spotted in 2017 and China officially unveiled this aircraft in 2019. तो 2017 में इसको देखा गया था, बट चाइना ने पहली बार इसको माना था 2019 में. ठीक है. And the Y9DZ aircraft variant is the most advanced intelligence gathering aircraft developed by the China, and this aircraft is capable of flying various special missions including electronic intelligence, communication jamming, psychological operations missions and even surveillance missions during search and rescue operations. ठीक है, उस दौरान इसको ये यूज किया जाता है. नॉर्मली जितने भी अधिकतर जो कंट्रीज की जो एयरक्राफ्ट मतलब एयरफोर्स होती है, वो इस तरह के एयरक्राफ्ट को वो लोग यूज करते हैं फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग. अमेरिका भी यूज करता है, इंडिया भी यूज करता है, बट इट इज कहा यह जा रहा है कि तो इट इज बिट मोर सोफिस्टिकेटेड. So that is regarding the Y9DZ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट. और अगर देखा जाए तो इट्स फीचर, इट इज स्टेट ऑफ आर्ट. इसके पास स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर्स लगे हुए, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एंड two large rectangular shaped ESM electronic support measures and electronic intelligence antennas on each side of the rear fuselage and a range of other antennas. तो लगभग ये आप देख ही रहे हैं, इस तरह के एंटेनास लगे हुए हैं इसके ऊपर. इसके ऊपर में एक ओवल शेप का जो डिस्क है वो भी लगा हुआ है. ESM एंटेना इज पोजीशन एट the vertical spins while a SATCOM antenna is sit in the middle fuselage. ठीक है. Next, the presence of pipe-shaped antennas in the fuselage side suggests their purpose may be related to psychological warfare, psychological operations. ठीक है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके Y9DZ एयरक्राफ्ट का. तो अगर कभी आ जाए तो समझ जाना ये एयरक्राफ्ट है, ना ही कोई नाम समझ के लगता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सम डिजीज. ठीक है, तो इट इज नॉट डिजीज, इट इज रदर एयरक्राफ्ट. तो दिस इज रिगार्डिंग द आपका एयरक्राफ्ट के बारे में. नेक्स्ट आते हैं हमारा जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर. Recently, central government has planned to complete 3D digitizations of all museums under its administrative control by the year end for better conservation of artifacts. ठीक है, जितने भी म्यूजियम है उनका 3D इमेजिंग किया जा रहा है, और ताकि उनके जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको सजो के रखा जा सके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए. तो बहुत एस्पिरेशनल प्रोग्राम है. इट इज अ डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडियन म्यूजियम्स. इंडियन म्यूजियम का एक डिजिटल कलेक्शन हो रहा है, एंड इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग पुणे. ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग पुणे, and it is a client server application with features such as image cropping, watermarking, unique numbering and management of digital objects with multimedia representations. ठीक है, आप समझिए कि एक वर्चुअल टूर जो होता है ना,
आपके जो हमारे जो म्यूजियम्स वगैरह के, उसका एक वर्चुअल टूर टाइप का बनाया जाएगा, एंड थ्रू वेब, मोबाइल और टच स्क्रीन कियोस्क. It is a three. What is 3D scanning? 3D scanning basically it means analyzing a real world object or environment to collect three-dimensional data on its shape and possibly by its appearance. The collected data is then used to construct digital 3D models. तो 3D models बनाने के लिए हेल्प होगा. ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस 3D मॉडल का यूज किया जाए वर्चुअल टूर के लिए भी. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्चुअली घर पे बैठे बैठे ही आप इस जितने भी म्यूजियम है उसका टूर कर सकते हैं. ठीक है, इवन यू कैन लुक इनटू दैट ऑब्जेक्ट्स, जैसे जहां जहां घूमोगे आप देख सकते हो उसको. तो इंप्रेसिव है प्रोजेक्ट. सेकंड जो है की फैक्ट्स क्या है, नॉर्मली इसको सीडेक्स सपोर्ट कर रहा है. इट इज एपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. It was established in 1988. ठीक है, the main purpose was to carry out research and development of electronics, IT and other associated areas. It was set up to build supercomputer in the context of the denial of the import of supercomputer by the USA. क्योंकि USA ने सुपरकम्प्यूटर नहीं दिया था, इसलिए हमने सीडेक बनाया था ताकि हम लोग डेवलप कर सके. ठीक है, and CDEC built India's fastest indigenously built supercomputer Param 8000 in 1991. And Param का यूज क्या होता है, इट्स ए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, ड्रग डिजाइनिंग एंड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. दैट इज रिगार्डिंग द सीडेक. अपना जो अगला आर्टिकल है वो है इशाद मैंगो से रिलेटेड. इसको जियो टैगिंग मिला हुआ है. ठीक है, रिसेंटली. तो रिसेंटली द डिलीशियस इशाद मैंगो फ्रॉम उत्तर कनाडा, मतलब कर्नाटका, हैज अर्नड इट्स मच अवेटेड जियोलॉजिकल इंडिकेटर टैग. तो जीआई टैग मिला है. अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इसकी खासियत है, थोड़ा समझते हैं. बेसिकली अगर बोला जाए तो इशाद मैंगो इज ग्रोन प्रिडोमिनेटली अराउंड अंकोला एंड इज टेस्टी एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ पल्प. एक तो टेस्टी होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ पल्प इसमें प्रेजेंट होता है. मतलब नॉर्मल मैंगो से इसमें देखिएगा पल्प ज्यादा होगा. After that, अगर you can go through all this, it is said that mango varieties has been cultivated for last 400 years. 400 years से इस मैंगो वैरायटी का कल्टीवेशन हो रहा है. एंड इट हैज टू वेरिएंट. एक तो कारी इशाद है और दूसरा एक बिली इशाद है. तो कारी इशाद जो होता है उसका जो पल्प, जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है और पल्प लार्ज क्वांटिटी में होता है, जबकि बिली इशाद में इसका स्किन थिक होता है और पल्प थोड़ा कम होता है और स्वीटनेस में भी थोड़ा कम होता है, जबकि कारी इशाद का स्वीटनेस बहुत ज्यादा होता है. तो आप वही समझ सकते हो, एक थोड़ा फीका और एक थोड़ा ज्यादा मीठा, एक में ज्यादा पल्प होता है, एक में कम पल्प होता है. तो दैट इज रिगार्डिंग द इशाद मैंगो. ठीक है, which has thick skin. The Kari Ishad is accepted as one of the finest quality mangoes due to its unique aroma. इसका aroma भी बहुत अच्छा होता है और luscious taste होता है and high amount of pulp होता है इसके अंदर में, shape and size. This is regarding the Ishad mango. थोड़ा जियो टैग के बारे में बोला जाए तो ये पूरा हमने एक मैप मतलब देखा है, आपके लिए रखा है. तो ये देखिएगा कि रिसेंटली लगभग 34 प्रोडक्ट्स कर्नाटका हैज मच मोस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड ओडिशा. कर्नाटका सबसे पहला लिस्ट में आता है जिसमें 34 प्रोडक्ट्स को उसने जीआई टैग मिला है वहां का, अलॉन्ग विद महाराष्ट्र को 26 एंड ओडिशा को आपका 23. तो एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, जियो टैग है क्या. अच्छा, इस स्लाइड को थोड़ा आप देख लीजिएगा क्योंकि हर स्टेट का कुछ ना कुछ यहाँ पर डाला गया है. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का पश्मीना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल एंड कांगरा पेंटिंग्स, ठीक है, दिल्ली का बासमती राइस, पंजाब का बासमती राइस, फुलकारी, हरियाणा बासमती राइस, राजस्थान ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, कठपुतली ऑफ राजस्थान, बीकानेर, पूजा एक्सेट्रा. जियोलॉजिकल टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है. तो बेसिकली इट इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैज ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट इज ड्यू टू दैट ओरिजिन. तो उस रीजन या उस ओरिजिन के चलते उसके कुछ रेपुटेशन या क्वालिटीज मिला हुआ है, दैट इज बेसिकली उसको डेजिग्नेट करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के थ्रू. एंड दिस इज टिपिकली यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ध्यान रखिएगा, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, फूड स्टॉप्स के लिए यूज होता है, वाइन्स एंड अलॉन्ग विद स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है. द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शंस एक्ट 1999 seeks to provide for the registration and better protections of geographical indication relating to the goods in India. And geo tag is valid for 10 years. ये 10 years के लिए valid होता है, following which it can be renewed. इसको बाद में renew भी किया जा सकता है, but ये पहले starting के लिए 3 महीने के लिए, मतलब 10 years के लिए इसको valid किया जाता है. So that is regarding the geographical indications, most important, very important for your prelims examinations along with the Ishad mango. Our next news is Gilgit manuscript. ये थोड़ा न्यूज में था. Gilgit manuscript ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये बर्च का पत्ता है, उसके ऊपर में ये manuscript जो लिखा हुआ है ये Gilgit manuscript है. So why it is important? Recently, जो Ministry of State for Culture inaugurated an exhibition under the आजादी का अमृत महोत्सव
titled हमारी भाषा हमारी विरासत and mention about Gilgit manuscript to celebrate 75th International Archive Day at National Archive of इंडिया न्यू दिल्ली। ये एग्जीबिशन लगी थी और गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बोला जाए तो इट वाज रिटन बिटवीन 5th and 6th centuries एंड विच इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन। ये सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है और इसको बर्ड्स के पत्तों पर लिखा जाता था। डॉक्यूमेंट्स रिटन ऑन पीस ऑफ इनर लेयर ऑफ द बार्क ऑफ बर्ड्स ट्रीज वेयर फाउंड इन कश्मीर। इसको कश्मीर रीजन में ही मिला हुआ है एंड इट कंटेन्स बोथ कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल जैन एंड बुद्धिस्ट वर्क that throw lights on evolution of many religious philosophical literature। तो इसके अंदर में जो नॉलेज या जो कंटेंट है वो इवन मतलब शो करता है कि हाउ अदर रिलीजियंस और फिलोसॉफिकल लिटरेचर हैज बीन इवॉल्व। इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में ही बहुत सारे इन्फ्लुएंस है इस गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में। So that is regarding the Gilgit manuscripts. So that's all for today in daily news analysis, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other contents. Thank you. Take care.